शल्य भूमि में मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। रायपुर से खबर सामने आ रही है, सीआईआई ने आयोजित किया ग्रीन स्टील समिट 2024। तो रायपुर से यह जानकारी, सीएम विष्णुदेव साय समिट में हुए शामिल। भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने का उद्देश्य। तो भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से सीआईआई ने आयोजित किया ग्रीन स्टील समिट का आयोजन किया है। 2024 का आयोजन किया है। समिट में देश भर के उद्योगपति शामिल हुए। नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिसोर्ट में इस समिट का आयोजन किया गया। तो ये जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिसोर्ट में समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के उद्योगपति शामिल हुए हैं। तो लगातार जो है कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य, और इसमें जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और सीआईआई की ओर से आयोजित किया गया। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है और सीआईआई ने ग्रीन स्टील समिट 2024 का आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत किया। और भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने का उद्देश्य इसका लक्ष्य है, और ऐसे में इस समिट में देश भर के उद्योगपति शामिल हुए। और वहीं संसद में 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया गया, और इसी संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की कई परियोजनाओं और नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जानकारी दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बिलासपुर एसईसीआर को लगभग 311 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। एनडीए मोदी सरकार में यह बजट 22 गुना बढ़कर 6,922 करोड़ रुपए हो गया है। यह राशि 37,000 प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी, जिससे बिलासपुर एसईसीआर रेलवे का समुचित विकास होगा। और वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सदन से सड़क तक सियासत हावी रही, और कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में स्थगन पेश कर जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव कर सड़क पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। स्थगन चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर हमला बोला। दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा के तेवर भी सख्त रहे। गृह मंत्री ने पिछली सरकार में हुए अपराध के आंकड़ों की तुलनात्मक जानकारी देते हुए पलटवार किया। गृह मंत्री ने कहा कि जनवरी से जून 2021 तक और इसी कालखंड के 2022, 23 और 24 के आंकड़ों की तुलना कर ले तो पता चल जाएगा कि शायद सरकार में अपराध कम हुए हैं। लग करके घूम रहा था क्या? मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं तब लगी थी जब जेल में था, तो कहां से किसको बोल दिया? आज न्यायालय ने बरी किया है। आज न्यायालय ने बरी किया है, न्यायालय का सम्मान है। और वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र का तीसरे दिन कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने निकले। दरअसल कांग्रेसी प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद से कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बारिश के बीच कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, वहीं कानून व्यवस्था तोड़ते भी नजर आए। राजधानी के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर का पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज और हाथापाई करते हुए भी नजर आए। और दरअसल विधानसभा घेराव करने के लिए निकले कांग्रेसियों को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, और जब प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान यह वाकया देखने को मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कानून व्यवस्था को लेकर जो प्रदर्शन पिछले 1-2 दिन से देखने को मिल रहा है, और अब इसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर इस प्रदर्शन के दौरान भी ये देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस का जो ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है, इसको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर, और साथ ही साथ कटौती और तमाम जैसे डायरिया का प्रकोप ज्यादा, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी को दिखाने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया। इसकी बात
कानून व्यवस्था को लेकर इनका प्रमुख जो इसके मुद्दे थे, कानून व्यवस्था को लेकर इन्होंने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। और उस धरना प्रदर्शन के दौरान जो है यहाँ रायपुर के मेयर है एजाज ढेबर, उनके द्वारा जो है पुलिस कर्मियों के साथ जो है गाली गलौज की बात सामने निकल कर आई और हाथापाई की भी नौबत आई। तो ऐसे में ये छत्तीसगढ़ के लिए चर्चा का विषय बन गया कि कांग्रेस पार्टी लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा वाली पार्टी बताती है, लेकिन वही और कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी और विधानसभा का घेराव करने वाली थी। तो ऐसे में खुद वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और बड़ी बात सामने निकल कर ये है कि मेयर जो जिले का एकदम नागरिक बोला जाता है, उनके द्वारा इस प्रकार की क्या उनको कानून नहीं पता है और उनको कानून को अपने हाथ में खुद ले रहे हैं। तो ऐसे में प्रदर्शन से बड़ा प्रश्न चिन्ह का सवाल खड़ा हो गया है, जिससे लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी गरमा गई है और बीजेपी के नेता जो है कई तरह के आरोप अब कांग्रेस पर लगाने लगे हैं। इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आई। मनोज, जिस तरीके से हम देखें, एक तरफ जहां कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप कांग्रेस लगा रही है सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ खुद ही इसमें सनी हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? जी, आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है कि जो है हम लोग किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं की, बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी काफी चोटिल हुए हैं और वहाँ जो है पुलिस द्वारा जो है उनको मारा पीटा गया है और एजाज ढेबर जो महापौर है उनको पुलिस द्वारा मारा पीटा गया है। इस प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वही जो है सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पर लाठीचार्ज को हुआ नहीं था, इस प्रकार की घटना को बोलना ये सब नहीं है। ऐसी बातें जो है पुलिस पार्टी की तरफ से तो कोई वहाँ पे लाठीचार्ज की घटना सामने नहीं निकल कर आई थी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कानून व्यवस्था तोड़ते नजर आए और बढ़ते आगे। कोरबा के SACL स्थित मेगा परियोजनाओं से सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। गेवरा खदान को सर्वाधिक कोयला उत्पादन का लक्ष्य भी मिला है। SACL प्रबंधक के आला अधिकारी लगातार खदान का दौरा कर मानसून में पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश के कारण खदान में पानी भी घुस गया है। खदान के मुहाने को तोड़ते हुए पानी गेवरा माइंस में घुस गया। पानी के तेज बहाव के कारण एक कैंपर वाहन उसमें फंस गया और यही हाल मेगा परियोजना दीपिका में भी देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी कटाई के काम में परेशानी हो रही है। तो लगातार जो ये बारिश है वो आफत की बारिश बन गई है और SACL की मेगा परियोजना इसके चलते काफी प्रभावित हो रही है। बढ़ते आगे, गरियाबंद में एक बार फिर सरकारी योजना करप्शन के भेंट चढ़ते नजर आया। मामला मैनपुर ब्लॉक की चल्लापदर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां मनरेगा योजना के तहत 14.14 लाख रुपए में निर्मित चेक डैम पहले ही बारिश में ढह गया। निर्माण कार्य में स्थल चयन से लेकर प्लिंथ लेवल तक के कार्य में मापदंड को फॉलो नहीं किया गया था। निर्माण एजेंसी पंचायत काम पूरा कर भुगतान आहरण की तैयारी भी पूरी कर ली थी। वहीं हैरानी की बात यह है कि मामले में जिला पंचायत CEO ने गुणवत्ता में समझौते करने वाले RES विभाग को जांच का जिम्मा सौंप दिया है और यही वजह है कि जांच में आए RES विभाग के अफसर कार्य में तकनीकी त्रुटि मान तो रहे हैं, लेकिन काम को निर्माणाधीन बताकर गड़बड़ी पर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत होता था, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा या किसानों द्वारा मांग पर स्वीकृत होता था। अब क्या है कि जिस जगह पे बनना चाहिए, जिस जगह पे मांग है, वहीं पे न बना के दूसरी जगह बनाते हैं। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या कमीशन का खेल? कमीशन का खेल है। पहले ऐसा होता ही नहीं था कि जो हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार, उस समय कोई भी NRGS काम, मनरेगा के तहत जो भी योजना के तहत जो भी कार्य स्वीकृत होते थे, किसानों की मांग पर ही किया जाता था। आज के डेट में यहाँ के मतलब जिला अधिकारी हो, जनपद अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अफसर, ये सब कमीशन के चलते 20% लेके ही स्वीकृत दिया जा रहा है।
उधर में जो चेक डैम था वो अभी निर्माणाधीन था, वर्क पूर्ण नहीं हुआ है और मुझे ज्ञात हुआ है कि उसका जो है मटेरियल का भी कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। उसमें SDO RES को जांच करने के लिए कहा गया है। जो भी जांच आएगा उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो बारिश ने जो है लगातार भ्रष्टाचार की पोल खोली है और पहली ही बारिश में ये हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से करप्शन के भेंट जो है सरकारी योजनाएं चढ़ जाती हैं और इसका जो अंजाम है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं में लिप्त है और जो आम जनता है उन्हें कितनी परेशानी होती है। वहीं अगर बात करें तो गड़बड़ी पर पर्दा डालने की भी कोशिश की जा रही है, इस पर पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तस्वीरें जो साफ रूप से स्पष्ट बयां करती है जो हाल है। सरकारी योजनाएं जनता के लिए तो आती है लेकिन जनता को उसका कितना लाभ मिल पाता है ये साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही है। और आप देख सकते हैं कि पहली ही बारिश में किस तरह से जो भ्रष्टाचार का पोल है वो खुल गया है। तो गरियाबंद का ये मामला है जहां बारिश के दौरान ये हालात देखे जा रहे हैं। वहीं विभाग के अफसर कार्य में जो है खामियां मान रहे हैं लेकिन निर्माणाधीन कहकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बारिश में जो है भ्रष्टाचार का ये कारनामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ित को राहत राशि देने की योजना की शुरुआत कर दी गई है। बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक ने नोडल अधिकारी एवं सहायक अधिकारी नियुक्त कर दिया है। हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवार को तत्काल राहत देने के लिए एवं प्रकरण का तत्काल निराकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया है ताकि प्रकरण का निराकरण और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को राहत राशि मिल सके। जिले में 2022, 2023, 2024 में हिट और रन के मामले 176 मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग कई लोगों की जानें भी गई हैं और इसमें पुलिस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर फौरन कार्रवाई की जा रही है। 165 मामलों का प्रकरण तैयार हो चुका है ताकि पीड़ित परिवार को राहत राशि मिल सके। तो ये पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा राशि देने के लिए हिट एंड रन मामलों में एक कार्रवाई जो है शुरू की गई है और नोडल अधिकारी भी मुआवजा देने के लिए नियुक्त किए गए हैं। बलौदाबाजार से ये जानकारी सामने आ रही है और राहत राशि देने की योजना की शुरुआत कर दी गई है। 2022, 2023 और 2024 में 176 मामले सामने आए। और वहीं भिलाई में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के सदस्य कलादास डैरिया से पूछताछ करने एनआईए की टीम पहुंची। जामुल लेबर कैंप स्थित घर के बाहर सीआईएसएफ और जामुल पुलिस की टीम भी तैनात रही। बताया जा रहा है कि कार्रवाई नक्सल गतिविधियों से जुड़े होने के शक में की गई। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुई और अब जो है इसको लेकर लैपटॉप, उस दौरान पेन ड्राइव, फोन भी जब्त किया गया है। के साथ सांठगांठ है। इनका एक पूरी तरीके से एक लाइन है और इनका उद्देश्य था कि हमको पूरा तरीके से एक षड्यंत्र है कि कहीं न कहीं माओवाद और नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। इनका एक पूरी तरीके से एक लाइन है और 5:30 बजे आए
और मुझे बोले कि आपका मोबाइल तुरंत बंद कर दो। मेरा मोबाइल बंद कर दिया, पत्नी का मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत वो लोग सर्च करना शुरू किए। सर्च में कुछ मिला नहीं, एक चीज मिला, वो है पर्चा, विस्थापन विरोधी मंच का पर्चा, जो पूरा देश भर में झारखंड और तमाम तरीके के लोग उसमें जुड़े हैं। वो पर्चा कहीं मैं आंदोलन में गया था तो मिला था, वो पर्चा मैंने पेन ड्राइव में लोड करके रखा था। वो दूसरा, मेरा बेटी का लैपटॉप जो है वो बिगड़ा पड़ा हुआ था, उसको भी ले गए। लेकिन घर का कोई चीज जो है बचा नहीं जिसमें जांच नहीं किए होंगे। पत्नी के चूड़ी के पकड़ने वालों को भी जांच की कि कहीं अंदर में कोई हथियार तो नहीं रखा होगा। तो ये अजीब सा स्थिति है। और कुल मिला के ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा, मैं बोल रहा हूँ 101% उनका इशारा है, जिसमें मैं कुछ उसमें बात कहने की बात नहीं है। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि आपका संपर्क, हमको पता चला है कि झारखंड के कुछ लोगों से आपका संपर्क है। नहीं, हमको अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे हमको पता चला, मैं भी राजनांदगांव से हूँ, जैसे मुझे पता चला हम लोग भी तुरंत यहाँ पर आए हैं और लोगों को यहाँ पे बोले कि आप लोग भी इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि ये मामला सिर्फ कलादास का नहीं है, ये उन जनवादी मुद्दों का मामला है जो कलादास जी उठाते हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की तरफ से। तो उन पूरे चीजों का मामला है ये। तो जिनके खिलाफ मतलब कलादास जी कर रहे हैं, जैसे एसीसी का हो गया, पर नगर पालिका, मतलब तमाम, और सरकार के खिलाफ भी देश भर में जो हो रहा है अन्याय, उन सब मुद्दों को कलादास जी उठाते हैं। और इसीलिए इतना बड़ा टीम लेकर के आई है उन जनवादी मुद्दों को दबाने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से श्रीकांत दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, जो एनआईए की टीम पूछताछ करने जो पहुंची है, क्या कुछ बरामद हुए, क्या खुलासे किए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? जी जो बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग जिला है, यहाँ पे एनआईए की टीम तड़के आती है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं उनके कलादास डहरिया जी, उनके घर में जाती है, लेबर कैंप है यहीं पे, वहां पे जाती है और उनके घर में जाकर के सर्च करती है और तमाम पूरे घर के सामानों को चेक करती है, मोबाइल को चेक करती है, एक खराब लैपटॉप है उसे भी चेक करती है और उनसे पूछताछ करती है कि आपके लगातार जो एनजीओ भी वो जुड़े हुए हैं, आपका जो फंडिंग जो आ रही है लगातार कहीं कहीं से आ रही है, और तो आपकी जो गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं नक्सल जो क्षेत्र, मतलब नक्सलाइट लोगों से मिलता है, इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। वहीं पे डहरिया का कहना यह है कि मैं लगातार यहाँ पे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ और तमाम किसान मजदूर उनकी आवाज उठाते रहता हूँ। इसकी वजह से सरकार मेरी आवाज को दबाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि मैं मजदूर और किसानों की बातों को लेकर के आऊं, सामने आऊं। इसको लेकर के डहरिया का केंद्र सरकार पे हमला है। बताना चाहेंगे कि जो एनआईए की टीम थी झारखंड के रांची से आई थी और लगातार सर्च करते रही, काफी देर तक वहां पे रही, आसपास लोगों को वहां पे रोक रखा था, किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। जी जूही, तो क्या इस दौरान कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई है जिसको लेकर एनआईए की टीम पहुंची थी, पूछताछ की और कई चीजें भी बरामद की है, लेकिन नक्सल गतिविधियों से जुड़े होने का जो शक था, इसको लेकर कुछ हाथ लगे हैं सबूत? जी जो ही बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एनआईए की जो छापेमारी में यहाँ पे एक पुराना लैपटॉप था, उससे पेन ड्राइव और फोन को जब्त किया गया, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है सामने आ रही है जो नोटिस दिया गया उनको डहरिया कलादास डहरिया को कि कुछ भी चीज ऐसी जो बरामद नहीं हुई जिससे उनके डायरेक्ट नक्सलियों के साथ उनका संपर्क हो। जी वो साफ तौर पर जो है ये कह रहे हैं कि एनआईसी नक्सली को लेकर उनसे सवाल किया जा रहा है, हालांकि उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बावजूद इसके ये कार्रवाई की जा रही है। जी डहरिया जी का तो साफ कहना है कि सरकार कहीं न कहीं मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक तरह का कलाकार भी हूँ और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भी जुड़ा हूँ और एनजीओ भी चलाता हूँ, तो मेरा नंबर, मोबाइल नंबर तमाम जगहों पर और बहुत सारे लोगों के पास रहता है। लेकिन वहीं पे एनआईए जो है मुझे इस तरीके से जो पूछताछ कर रही है कि आपके नंबर उनके पास पाए गए, उनके पास पाए गए। मैं कलाकार हूँ तो मेरे जो मोबाइल नंबर है, स्वाभाविक सी बात है कि हर जगह पे बैठे होंगे, लोगों के पास होंगे, इनके पास से कहाँ नंबर जाते हैं, मैं इसकी जानकारी कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, महासमुंद शहर के भीतर राहगीरों को शुद्ध पानी के लिए शहर में 2 स्थानों पर लगे लाखों रुपए के वाटर एटीएम कबाड़ में तब्दील हो गए। वाटर एटीएम में लगे सामानों की भी चोरी हो रही है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते जनता की गाढ़ी कमाई का पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है।
मामले में जवाब देने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी बचते नजर आ रहे हैं। 2018-2019 में महासमुंद नगर पालिका परिषद ने राइट वाटर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नागपुर की एक कंपनी ने राज्य सरकार के आदेशानुसार इसे इंस्टॉल किया था। वाला एटीएम तो चालू था, वाटर एटीएम, लेकिन उसके बाद वो बंद पड़ा है। कुछ नागरिकों के द्वारा उसमें असामाजिक तत्व लोग उसको क्षति पहुंचाए थे। बीच में हम मैकेनिक बुला करके उसको बनवाए भी थे, लेकिन पानी की दिक्कत नहीं है लोगों को, ये बात साफ है। क्योंकि हमने अगर वाटर एटीएम खराब पड़ा है, अगर उस पर कोई दिक्कत है तो हम उसको तो बनवाने जा ही रहे हैं और मैकेनिक आकर के उसको जल्दी ठीक कर देगा, लेकिन हमने पानी की व्यवस्था कर दी है, वहां पर लोगों को तकलीफ नहीं है। और वहीं पंखाजुर पुलिस की नकली खाद विक्रय और सप्लाई करने वालों के विरोध में बड़ी कार्रवाई देखी गई। अमानत खाद की बिक्री एवं ट्रांसपोर्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंखाजुर कृषि विभाग के अधिकारी को सूचना मिली कि एक ट्रक में नकली खाद ट्रांसपोर्ट की जा रही है और कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा ट्रक को अपने कब्जे में लिया गया और ट्रक से बरामद उर्वरक का सैंपल लैब परीक्षण के लिए भेजा गया। 15-20 दिन पहले एक ट्रक जब्ती हुई थी, ये ट्रक नकली खाद जब्ती हुई थी। उस सिलसिले में अब तक क्या कार्रवाई किया गया है? कृषि विभाग के जो उर्वरक निरीक्षक हैं और कृषि विस्तार अधिकारी का विचार उनके पास, उन्होंने 2 जुलाई 2024 को ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 9189 में नकली खाद का शक होने पर उसके संदेह में अपने कब्जे में लिया था और उससे कुछ सैंपल बरामद करके उसको टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट में भेजा था और टेस्ट में वो अमानक खाद होना पाए जाने पर कृषि विभाग ने जांच के पश्चात जो है 22 तारीख को हमारे यहाँ 22 जुलाई 2024 को यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध कराया, जिस पर अपराध क्रमांक 147/2024 धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3-5 व धारा 318-4 भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। जानकारी के साथ कमलेश हीरा कांकेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, जिले में जो है नकली खाद बेचे जाने की जो खबर मिली है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कांकेर जिला के पखांजूर में करीब कुछ दिन से नकली खाद पखांजूर में मंगाया जा रहा है और नकली खाद बिक्री कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं लोगों के खादों में मिलावट बहुत आ रहा है। जी, और बात करें तो अभी पुलिस का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, कौन है वो लोग, क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस का अभी कहना है कि कांकेर जिले के पखांजूर में जो खाद बिक्री हो रहे हैं, इसमें पुलिस का है कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई लागू किया गया। कमलेश, मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी, और ट्रक की बात कर ले, कितने का जो है ट्रक में कितने के माल लदे थे, कितना उसकी कीमत कितनी बताई जा रही है? लाखों का करीबन 3 लाख का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। तो पंखाजुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सट्टा ऐप के 3,24,77,000 रुपए को फ्रीज कराया जा रहा है। आरोपियों से नकदी रकम 2,30,000 रुपए, कई बैंकों से ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक, बैंक का सील, सिम कार्ड और पासपोर्ट भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने संदिग्ध बैंक खातों में करीब 28 करोड़ 76 लाख रुपए जमा और 25 करोड़ 51 लाख रुपए आहरण किया है। आरोपियों के खिलाफ थाना तपकरा में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। विकास लकड़ा के द्वारा ये हमें सूचना दी गई थी कि यहाँ पे आरोपी मनोज ताम्रकार और उसके 2 बेटों के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पे उससे खाता खुलवाया गया और उसको उसके खाते में अवैध तरीके से पैसे का संचालन किया जा रहा था। इस शिकायत की जांच पुलिस के द्वारा किया गया और जब पुलिस के द्वारा जांच किया गया और तलाशी ली गई तो अभी तक
17 बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28 करोड़ 75 लाख 99 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन उसमें मिला है, जिसमें अभी 3 करोड़ 24 लाख रुपए को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और इनके पास से 2 लाख 30 हजार रुपए नगद भी जब्त किए हैं, एटीएम कार्ड, ये सारी चीजों को जब्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ का शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।